Hey guys, welcome to my YouTube channel. We have solved 50 questions so far. Now we will proceed from we will start solving question number 51. See, 50 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं जो SSC JEE का हम लोग सोल्व कर रहे थे 2018 मॉर्निंग शिफ्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम। अगर आपने नहीं देखा है इससे पहले 50 क्वेश्चन को, पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में 50 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। सी द लॉ दैट एक्सप्लेन्स अबाउट द इकोनॉमिक साइज ऑफ द कंडक्टर इज। सी, जो इकोनॉमिक साइज ऑफ द कंडक्टर है उसके लिए जो रूल है वो है केल्विन्स लॉ। ठीक है, केल्विन्स लॉ क्या करता है, एक आइडिया देता है आपको कि कितने साइज का कंडक्टर यूज़ करना चाहिए जो कि इकोनॉमिक हो। क्योंकि आपको देखो पता है दो चीज़ें होती हैं, या तो अगर साइज ज़्यादा होगा या तो साइज कम होगा। मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। अगर देखिए साइज कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, साइज ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर साइज मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ क्या इशू होगा, आई स्क्वायर आर लॉसेस कम होंगे, यहाँ आई स्क्वायर आर लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसी के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है केल्विन्स लॉ। पावर सिस्टम में आप इसको पढ़ते हैं, ट्रांसमिशन लाइन की जब हम बात करते हैं। ठीक है, नाउ सी इन द क्वेश्चन नंबर 52, इफ Z1 Z2 आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म आ लोड। ठीक है, टू फॉर्म आ लोड लाइक दिस, ऐसा आप समझ सकते हैं। ये कोई Z1 इम्पीडेंस है और दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं लाइक सी। ओके, एक लोड बना दिया उन्होंने। फिर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। ए वोल्टमीटर इज कनेक्टेड, या वोल्टमीटर्स करंट कोयल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड। यानी करंट कोयल ऐसे बनाते हैं, करंट कोयल यहाँ से लगी हुई है इसके सीरीज में, एंड वेयर एज इट्स प्रेशर कोयल इज कनेक्टेड अक्रॉस Z2। देखिए अक्रॉस की बात करते हैं तो यहाँ से ये इसकी प्रेशर कोयल है, यानी इसके जो एंड कनेक्शन टर्मिनल्स हैं वो कहाँ हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, देखिए करंट कॉइल जो मेज़र करती है वो क्या मेज़र करती है, करंट अगर मान लीजिए यहाँ वोल्टेज V है तो V अपॉन Z1 प्लस Z2, ये करंट मेज़र करेगी। लेकिन अगर जब भी हम बात करते हैं प्रेशर कॉइल की तो वो वोल्टेज मेज़र करती है। लेकिन वोल्टेज किसका, जहाँ जैसे आप वोल्टमीटर से कभी वोल्टेज मेज़र किया है आपने, तो उसके जो दो टर्मिनल्स होते हैं उनको आप किसी दो एंड पे लगाओगे तो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो वोल्टेज, इसलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल कोयल है, जो प्रेशर कोयल है, वो Z2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो देने वाली है। यानी अगर करंट आपको टोटल पता है और वोल्टेज Z2 के अक्रॉस पता है तो किसकी पावर मिलने वाली है, पावर कंज्यूम बाई Z2। अगर इसमें ऐसा होता Z1 के अक्रॉस लगी होती प्रेशर कोयल तो पावर कंज्यूम बाई Z1। अगर देखिए एक केस हो सकता था कि इस तरीके से कनेक्ट है, मीन्स ओवरऑल लोड के अक्रॉस, तो उसके एंड टर्मिनल्स कहाँ जाते, यहाँ सॉरी, तो मीन्स पूरा वोल्टेज ये मेजर करने वाला था। ठीक है, Z1 और Z2 के अक्रॉस जो भी है, तो फिर ये पावर कंज्यूम बाई Z1 एंड Z2 मीन्स कंबाइन लोड। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 53, इज ए ट्यूब दैट ब्रिंग्स वाटर टू द टर्बाइन। देखिए जो अगर मैं बात करूँ हाइड्रो पावर प्लांट की, तो हाइड्रो पावर प्लांट में सी अगर डैम से जो वाटर है वो कौन लेके जाता है नीचे टरबाइन की तरफ, दीज आर नोन एज द पैन स्टोक, या आप पाइप बोल सकते हैं, पैन स्टोक पाइप जो डैम से टरबाइंस की तरफ पानी लेके जाता है। ठीक है, तो वही है। इसके बारे में अगर आपने नहीं देखी एक वीडियो देख सकते हैं मेरी, उसमें कई क्वेश्चन हैं हाइड्रो पावर प्लांट के। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 54, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। Find the net capacitance of the combination in which 10 capacitors of 10 microfarad are connected in parallel। Means C, 10 माइक्रोफेरेड के 10 कैपेसिटर हैं, तो देखिए पैरेलल में तो ऐड हो जाते हैं, तो 10 टाइम्स हो जाएंगे ऐड होके, मीन्स कितना हो जाएगा 100 माइक्रोफेरेड। तो 100 इज द ऑप्शन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हियर question number, hysteresis loss is not a function of C, hysteresis loss are not the function of ambient temperature, जो कि मुझे बड़ा बड़ा ऑप्शन दिख रहा है ambient temperature, बाकी सबका फंक्शन होते हैं। अगर आपने hysteresis loss पढ़े हैं उसको हटाने के लिए वाला कोफिशिएंट हम यूज़ करते हैं।
Now question number 56 is used to manufacture stay wire, earth wire and structural component. See, in the power system या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करें, एक जो गैल्वेनाइज स्टील है इसके बारे में आप काफ़ी पढ़ेंगे. गैल्वेनाइज स्टील यानी जहाँ भी, जैसे अगर आप पावर सिस्टम में स्टे वायर, वही बात हो रही है जैसे पोल के सपोर्ट के लिए जो स्टे वायर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टे वायर. वो हमेशा किसके बने होते हैं? गैल्वेनाइज स्टील के. और आपने स्टील पोल देखा हो, वो भी गैल्वेनाइज स्टील के. इसके बाद आप देखेंगे जो केबल्स है, केबल की लेयर होती है, कई बार उसको आप ओपन करते हैं, कई बार छीलते हैं, तो उसमें एक छोटे छोटे वायर से देखे होंगे, वो भी किसके बने होते हैं? गैल्वेनाइज स्टील के. सो गैल्वेनाइज स्टील इज़ एन इम्पोर्टेंट, क्या बोल सकते हैं इसको, नॉर्मल मटेरियल इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. नाउ सी, नाउ क्वेश्चन नंबर 57, द वोल्टमीटर शॉन इन द सर्किट रीड. सी, वैसे तो आप वोल्टेज डिवीजन इसमें लगा सकते हैं. 24 वोल्ट है, दो रेजिस्टेंस है, 250 मेगा ओम और 250 मेगा ओम, दोनों सेम है. तो देखिए 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, आधा आधा हो जाएगा, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है. अगर अदरवाइज़ फिर भी आपको निकालना है तो वोल्टेज निकाल सकते हैं. कैसे? 250 अपॉन 250 प्लस 250 इंटू 24, ये कितना आएगा? 12 वोल्ट. ठीक है, ये हुआ नॉर्मल क्वेश्चन पोटेंशियल डिवाइडर पर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, सी, एक दो क्वेश्चन मिस हो गए ना. हाँ, ओके. 58, इन 2 वोट मीटर मेथड द रीडिंग ऑफ 2 वोट मीटर 500 और 500 वोट है. मीन्स देखिए रीडिंग सेम है, दोनों वोट मीटर की रीडिंग सेम है. तो आपको फॉर्मूला में भी पता हो, 5 = tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, 2 वोट मीटर की रीडिंग का. तो देखिए W1 W2 सेम है, 0 डिग्री आएगा, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है भैया? 1. मीन्स पावर फैक्टर कितना हो गया? यूनिटी यानी 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 59, इन ए सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर टू बी यूज्ड इन. सिर्फ एक कैपेसिटर से काम चल जाता है. अगर आपने देखा ऑक्सिलरी वाइंडिंग में, उससे अलग सिर्फ एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं. कई बार इसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ यूज़ करके हटा भी दिया जाता है. ठीक है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, द मीटर कांस्टेंट ऑफ द एनर्जी मीटर विल बी इन. मीटर कांस्टेंट जो एनर्जी मीटर है, जो आपका, जिससे आपका बिल मेजर होता है, जिससे आपकी यूनिट आपको देखने को मिलेंगी, और एक यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसका बिल देते हैं, उसकी यूनिट होती है किलोवाट आवर. ठीक है. तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस अगर आपको निकालने हो तो वो किसके बेसिस पे निकालेंगे? रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर. राइट. तो ये जो यूनिट है वो किसकी यूनिट है? मीटर कांस्टेंट की. ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 61, अ मैग्नेटिक सर्किट इज अप्लाइड विद अ करंट दैट चेंज एट ए रेट. देखिए करंट का चेंज दिया हुआ है, मतलब di/dt दिया हुआ है, कितना? 5 एम्पियर पर सेकेंड. द सर्किट हैज़ एन इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी, यानी L दिया हुआ है 2 हेनरी. देन दिस सेल्फ इंड्यूस्ड EMF. तो देखिए सेल्फ इंड्यूस EMF LDI/dt होता है वैसे तो नॉर्मली. ठीक है, LDI/dt. पर अगर मैं बात करूं लेंज लॉ की भी, तो माइनस साइन आ जाएगा, यानी -2 × 5 कितना हो गया? -10 वोल्ट का इंड्यूस होने वाला है वोल्टेज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, एनुअल लोड फैक्टर ऑफ ए जनरेशन इज इक्वल टू सी. अगर मैं बात करूं देखिए पर डे यानी डेली लोड फैक्टर की, देखिए मैं नॉर्मल बताता हूं जो आपने पढ़ा होगा. वैसे तो ये पढ़ते हैं हम डेफिनेशन, P एवरेज अपॉन P मैक्सिमम. ठीक है, यानी मैक्सिमम ये डिमांड है, यानी एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड. लेकिन देखिए अगर पावर है, मीन्स डिमांड मीन्स पावर है, अगर आप इसको मैं एक दिन में 24 घंटे यानी टाइम मान लूँ, तो उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पावर को भैया टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? एनर्जी. मीन्स एनर्जी सप्लाइड इन ए डे या पर डे, क्योंकि 24 घंटे एक दिन में होते हैं, अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड
इंटू एक दिन में कितने घंटे 24। लेकिन ध्यान दीजिए वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है एनुअल लोड फैक्टर की। तो एनुअल लोड फैक्टर में एनर्जी सप्लाई इन अ डे, इसकी जगह क्या हो जाएगा एनर्जी सप्लाई इन ए ईयर। अब देखिए मैक्सिमम डिमांड नहीं बदलने वाली, वो जब भी आए मैक्सिमम डिमांड इंटू एक साल में कितने घंटे होते हैं, आप 365 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड दिस विल कम आउट टू बी 8760। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1। इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन, लगभग 7-8 क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ जो न्यूमेरिकल भी हैं, ठीक है। तो अगर आपको दो चीज़ें क्लियर है कि पी एवरेज पी मैक्सिमम वाला और एक एनर्जी की फॉर्म में, तो दोनों फॉर्मूले आप कंबाइनली याद कर लीजिए। उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन लोड फैक्टर का, देखिए कोई सा भी आप पीएसयू का एग्जाम दें, इधर ए और जेई, हमेशा आपको लोड फैक्टर का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, या तो ग्राफिकल फॉर्म में होगा या ऐसे आपको वर्बली पूछेगा वो। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन द सप्लाई टू द एक्साइटेशन फेल द सिंक्रोनस जनरेटर एक्ट लाइक। देखिए दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता दूं। सिंक्रोनस जनरेटर में एक चीज़ होती है एक्साइटर और एक चीज़ होती है प्राइम मूवर। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है प्राइम मूवर, देखिए अगर हमारे जनरेटर का प्राइम मूवर फेल होता है तो नॉर्मली देखिए जनरेटर करता क्या है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों डिलीवर करेगा। लेकिन अगर प्राइम मूवर फेल हुआ तो वो एक्टिव पावर नहीं डिलीवर कर पाएगा, मींस एक्टिव पावर वापस लेने लगेगा, ठीक है, एक्टिव पावर लेने लगेगा। एक्साइटर देखिए नॉर्मल कंडीशन में पी और क्यू दोनों डिलीवर कर रहा होगा, लेकिन अगर एक्साइटर फेल हुआ तो होगा क्या, क्यू डिलीवर नहीं कर पाएगा, मींस क्यू एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। कहाँ से, बाकी सिस्टम्स से। तो जब भी कोई जनरेटर सिर्फ एक्टिव पावर दे और रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करे, उसी को बोलते हैं इंडक्शन जनरेटर। कई बार यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर प्राइम मूवर फेल हुआ तो क्या कौन सी रिले यूज़ करेंगे, एक्साइटर फेल हुआ तो रिवर्स पावर डायरेक्शन यूज़, रिवर्स डायरेक्शन जो पावर की हुई वो वाली रिले यूज़ करते हैं, रिवर्स पावर फ्लो रिले यूज़ करते हैं, एमएचओ के साथ बनाते हैं, अगर आपने रिलेज के बारे में पावर सिस्टम प्रोटेक्शन पढ़ा है तो। नाउ सी वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज रेंज इज यूज्ड फॉर द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। देखो आपने फिजिकल लेंथ के हिसाब से ट्रांसमिशन लाइन को कैटेगराइज किया होगा, है ना, 80 से 160 किलोमीटर या 60 से 160 या 80 से 200। लेकिन मैं आपको वोल्टेज की फॉर्म में बता सकता हूं कि अगर वोल्टेज 20 kV से कम है तो आप उसको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बोलेंगे, और 20 kV से अगर वोल्टेज 100 kV तक है तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और अगर वोल्टेज 100 kV से ज़्यादा है तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। यानी ये शॉर्ट, ये लॉन्ग, सॉरी ये मीडियम और ये लॉन्ग, ठीक है। देखिए एक तो ये हुआ, एक आपने लेंथ की फॉर्म में ही पढ़ा होगा, और दूसरा लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करके भी, यानी 3 फॉर्म में हम कैटेगराइज कर सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन को। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, द लॉ दैट इन्वॉल्व इन द एक्सप्रेशन C इक्वल टू माइनस d∅dt। देखिए सबको पता है d∅dt होता है फैराडेज लॉ, और अगर इसमें माइनस साइन आता है तो ये किसकी वजह से आता है, लेंज लॉ। यानी माइनस साइन भी दिया है और d∅dt भी दिया है, तो फैराडे और लेंज दोनों। अगर माइनस साइन नहीं देता तो फैराडे लॉ आंसर इसका हो जाता। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, इन द क्वेश्चन नंबर 66 डिजिटल का क्वेश्चन है, बहुत ही कम पूछने को आते हैं, डिजिटल बहुत ही कम पूछता है डिजिटल क्वेश्चन, कभी कभार पूछता है, लेकिन थोड़ा बहुत आना चाहिए आपको। सी तो देखिए ये ए यहाँ से इनपुट है और बबल लगा हुआ है, तो मीन्स ए बार, और यहाँ से बी बार आएगा। उसके बाद ये नॉर गेट है, और के ऊपर बबल लगा दिया तो नॉर, तो मीन्स करेगा क्या है, ए बार प्लस बी बार, ऐड करेगा दोनों को, लेकिन बबल है तो ओवरऑल का बार हो जाएगा। आपने डी मॉर्गन्स थ्योरम अगर पढ़ी हो, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं इसको बार को, दिस विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ सी, तो इसके बाद सी हियर ए बार प्लस बी बार का होल बार, यानी अगर मैं इसको ए बार का बार डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कैंसिल। नाउ अगर यहाँ जो आपका आउटपुट मिला वो क्या था,
ए बी, राइट। ओके, सी, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स दिस इज नथिंग बट ए डॉट बी। तो मीन्स देखिए यहाँ तक जो आउटपुट आया मीन्स इस जगह तक जो आउटपुट आया वो क्या था, ए डॉट बी, और इसके बाद फिर बबल है आउटपुट पे, तो क्या मिलेगा, ए डॉट बी का बार। ए डॉट बी किस से मिलता है आपको, एंड गेट से, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आया तो नैंड गेट, सो नैंड गेट इज द आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 67, a synchronous motor runs at 600 rpm, which of the following case is true। तो आप इसमें नॉर्मली निकाल सकते हैं ns इक्वल टू 120 f अपॉन p से, ठीक है, आपको पता चल जाएगा या P12 और F60 पे 600 rpm स्पीड होने वाली है। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, फॉर अ 3 लेयर स्ट्रैंडेड वायर, नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेयर रेस्पेक्टिवली। सी, इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें एक नॉर्मल फॉर्मूला, अगर आपने ACSR कंडक्टर पढ़ा हो तो उसके केस वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। कई बुक्स में प्लस भी है, वो कब है, अगर जो स्टील वाला फ्रेम है, जो इनर लेयर है, उसको वो एक स्ट्रैंड ना माने, ठीक है। वो पूछ रहा है स्ट्रैंडेड इन नंबर ऑफ स्ट्रैंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेयर रेस्पेक्टिवली। सी, अगर मैं बात करूं 3 लेयर की बात हो रही है, x3 रख दीजिए, n आपका 19 आएगा यहाँ से। n अगर 19 आएगा तो देखिए एक स्ट्रैंड एक बना, उसके बाद फिर 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 4 5 6, उसके बाद फिर ऊपर ऐसे ही स्ट्रैंड, यानी एक लेयर, 2 लेयर और एक 3 लेयर, ठीक है, 3 लेयर हो जाएंगी लाइक सी। एक लेयर ये हुई, एक ये वाली और एक ये, 3 लेयर हो गई। तो दूसरी लेयर में देखिए कितने स्ट्रैंड्स हैं, 6 स्ट्रैंड्स हैं, तो 6 एक अंदर हुआ 7, बचे कितने, 19 में से अगर 7 गए तो 12, यानी 1 6 और 12। ये टॉपिक जब मैं टाइप ऑफ कंडक्टर्स बताऊंगा उसमें डिटेलिंग करेंगे इसकी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 69, पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट इज इक्वल्स टू, सी, दी पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट ऑप्शन के अकॉर्डिंग R/Z होगा, बट सी, इस क्वेश्चन को देखिए चेंज भी कर सकता है। अगर मैं बात करूं सीरीज की, RC है तो उसमें cos फाई यानी पावर फैक्टर R/Z होता है, बट भैया पैरेलल के केस में, अगर मैं बोलने लगूँ आपसे पैरेलल के केस में, पैरेलल RC सर्किट के केस में मुझे पावर फैक्टर बताओ और R और Z की ही फॉर्म में बताओ तो वो Z/R होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 70, question number 70 we have, is not a component in a thermal power plant। इकोनोमाइजर थर्मल पावर प्लांट का ही पार्ट है, बॉयलर भी है, चिमनी भी है, रिएक्टर नहीं है। रिएक्टर किसका पार्ट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।